नमस्कार जी। हमारे साथ आज भावादस के राष्ट्रीय निर्देशक और वाल्मीकि समाज की जानी मानी हस्ती और इंसानी हकों के लिए काम करने वाले श्री नरेश दिगान जी हैं। सबसे बड़ी बात आज है दिगान साहब के जो आज की डेट में हिंदुस्तान में हालात बन रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो उत्पीड़न हो रहा है वो दलित समाज का हो रहा है और दूसरा मुस्लिम कम्युनिटी का, जहाँ स्पेशली कह सकते हैं माइनॉरिटीज़ का हो रहा है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से जो केंद्रीय सरकार है वो कोशिश कर रही है कि किसी ढंग से इनका दमन किया जाए, इनको दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जाए। तो उसी की एवज में और उसी की एक जो पॉलिसी थी उसके अंडर उन्होंने क्या किया कि जो गवर्नमेंट अदारे हैं उनको उन्होंने प्राइवेटेशन करनी शुरू कर दी। उनका मेन मकसद यही था प्राइवेटेशन का कि रिजर्वेशन को ख़त्म किया है। इसी कड़ी में आज की डेट में 3 बैंक जो मोदी गवर्नमेंट है, जिसमें पंजाब एंड सिंध बैंक प्रमुख में है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक, इन तीनों बैंकों को प्राइवेट करने की तैयारी कर रही है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना चला? सबसे पहले तो मैं जो 7 चैनल न्यूज़ है आप सबका धन्यवाद करता हूँ, गुरला साहब। और जो मोदी सरकार है तो हम पहले से ही भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादस की ओर से कहते आए हैं, जिसमें आपने पहले देखा कि 2 अप्रैल को पूरे भारत में भारत बंद हुआ था और जो SC ST समाज है उनके हकों पर डाका मारा जा रहा था, जिसमें SC एक्ट था उसको कमज़ोर कर दिया गया। और जबकि आए दिन पूरे भारत में आज भी दलितों के साथ हर तरह की जो है नाइंसाफ़ी हो रही है और इसकी जो जिम्मेवार है वो मोदी सरकार है। क्योंकि मोदी सरकार जो है वो चाहते हैं RSS की जो पॉलिसी है वो लेकर आए, जो मनुस्मृति जो परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जिसको अग्नि भेंट कर दिया था, अब दोबारा फिर कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि सेंटर सरकार शायद उसके आसपास ही काम कर रही है। तो सबसे पहले तो मैं इस बात की निखेधी करता हूँ कि जो पंजाब एंड सिंध बैंक है और उसके साथ 2 बैंक हो रहा है, ये हाँ, महाराष्ट्र जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, इनको प्राइवेट करने की बात कर रहे हैं। जबकि बहुत सारे बैंक हैं उन्होंने मार्च किया, जैसे OBC बैंक है वो पंजाब नेशनल बैंक में, उसके साथ में एक और बैंक, मतलब वो या तो मार्च कर रहे हैं या दूसरा प्राइवेटेशन की बात कर रहे हैं। तो जिसका सीधा वो है जो दलितों के साथ अत्याचार करने की बात कर रहे हैं, पहले भी ये बातें होती रही है। तो मैं इस बात की ज़रूर प्रधानमंत्री साहब को ये निवेदन भी करूंगा कि प्रधानमंत्री साहब, आप ये कहते थे कि आप दलित हूँ जब आपने वोटें लेनी थी, हाँ स्टेट में वो जाट बन जाते हैं, हाँ, कहीं आप जौन सी जगह पर जाते हो वैसे बन जाते हो। तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, बनो, पर कम से कम जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो हमें रिजर्वेशन लेकर दी थी, ये हमें भी पता है कि वो 10 साल के लिए लेकर दी थी, पर आज 70 साल से ज़्यादा हो गए। क्या आपने दलितों को बराबर एक लाइन में खड़े करने की कोशिश की? अगर आप चाहते हो कि रिजर्वेशन ख़त्म हो तो सबसे पहले जो भूमि है इस देश में, जो जगह है वो बराबर बांट दो, जो बिजनेस है वो बराबर कर दो, उनको घर, उनको कारोबार, उनको बराबर कर दो, एजुकेशन वो एक सी कर दो, तो रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। एक मैं बात आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि दिगान साहब, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में आपने सबको बराबर रखना है, जहाँ सबको राइट्स देने हैं, तो हिंदुस्तान में 2 चीज़ें मुफ्त कर दी जाए, एक एजुकेशन और एक हेल्थ फैसिलिटीज़। 2 हो गई तो उसके बाद हर आदमी पढ़ा लिखा होगा, हर आदमी अपनी सेहत के प्रति सजग होगा, तो मुझे लग नहीं रहा उसको किसी चीज़ की फैसिलिटी की ज़रूरत है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि जो नागपुर से कंट्रोल चल रहा है, गवर्नमेंट तो जरूर बीजेपी के, लेकिन कंट्रोल नागपुर से ही चल रहा है, तो उनकी गाहे बगाहे कोशिश यही होती या तो मिनॉरिटीज़ को टारगेट किया जाए या फिर दलित को टारगेट किया जाए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इन दोनों को मैनेज कर दिया गया तो मनुस्मृति जो उनकी कास्टिज्म सदियों से चल रही थी, जिसके कारण उन्होंने काम तो जो लोग कर रहे थे वो वर्ण जाति बांट दी गई थी, उसको जो बाबा साहब की बदौलत जो संविधान बना उसमें वो उनकी चीज़ें सारी ख़त्म हो गई। जो जैसे बहुत कम लोगों को पता है कि उस टाइम सती प्रथा भी थी और भी ऐसे
जो प्रथाएं थी जो बंद कर दी गई, संविधान ने जो अख्तियार दिया कि इन चीज़ों को बंद कर दिए, लेकिन ये लोग जहाँ ये उनकी जो मंडली है, जो सिस्टम है, वो ये चाहते हैं कि वो चीज़ें ख़त्म करके इनको दोबारा से चालू किया जाए। तो उसमें आप जो नई जनरेशन ऐसी एक्ट में आ चुकी है, जो उन्होंने कॉलेजों में दाखिल है, स्कूलों में दाखिले लिए, वो भी काफ़ी प्राइवेट कर दी, यूनिवर्सिटियाँ काफ़ी प्राइवेट कर दी इन्होंने। और अब ये बैंकिंग सेक्टर में है, जहाँ बच्चे को पढ़ने के बाद अपना रोज़गार की तरफ सोचना पड़ता था, अब वो भी बंद करने की सोच रहे हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट नहीं मानी तो आपकी पॉलिसी क्या रहेगी? सबसे पहले तो मैं खास करके जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है मोदी साहब को जहाँ पर निवेदन करते हैं, वहाँ पर हम चेतावनी भी देना चाहते हैं कि हमारा जो संगठन है भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावदस, वो पूरे भारत में है। और पहले भी हमारे साथ अत्याचार हो रहा है दलित समाज के साथ, कि जो एजुकेशन में जो रिजर्वेशन थी वो इन्होंने ख़त्म कर दी। खास करके जहाँ से मोदी जी पहले गुजरात में से सीएम रहे हैं, वहाँ पर रिजर्वेशन उन्होंने नौकरियों में ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, अब पूरे देश की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने एक टेलर जो है वो 2 अप्रैल को देखा था। और ऐसा ना हो कि मोदी साहब, तो जब ये जो जनता है खास करके जो दलित समाज है, जो इस देश में लगभग 30% से ज़्यादा है, तो ऐसा ना हो कि आपका तख्ता पलट कर दे फिर ये दोबारा। क्योंकि ये समाज अगर प्रधानमंत्री बनाना जानता है तो ये उतारना भी जानता है। तो इस करके हम भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावदस की ओर से आपको निवेदन भी करते हैं कि जो आपका हेड ऑफिस है नागपुर में, आप उसका मोह त्याग कर, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हो, और इस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते चाहे वो कोई भी कैटेगरी है, कोई भी समाज है, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, हम सिर्फ अपना हक चाहते हैं। क्योंकि जो दलित समाज है लगभग इस देश में 5000 वर्ष से भी ज़्यादा वो गुलाम रहा है, और इतनी बड़ी गुलामी के बाद अब जाके जब ये देश आज़ाद हुआ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संघर्ष किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। हम आपसे सिर्फ एक ही मांग करते हैं कि जो हमारा संविधान है वो सही मायने में आप लागू कर दो, क्योंकि संविधान अगर लागू हो गया तो सबको बराबर का सम्मान मिलेगा, चाहे कोई जर्नल है, एससी है, ओबीसी है, उसको आप लागू कर। मैं आपसे एक और बात पूछनी चाहता हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था तो वो मान्यवर कांशीराम जी ने एक बात कही थी कि अगर दलित समाज और सिख समाज इकट्ठे हो जाए तो इस देश में संविधान भी चल सकता है, दूसरा भी सिस्टम चल सकता है, अगर दोनों इकट्ठे हो जाए। क्योंकि उन्होंने ये लिखा था, मैंने क्योंकि किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि दलित समाज पिछले 5000 साल से जेल रहा है और जो सिख समाज है वो पिछले 50 साल से जेल रहा है। अगर ये दोनों समाज इकट्ठे हो जाएं तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई ऐसा होगा कोई आपके साथ धक्का कर सके। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, जो दलित समाज है वो शुरू से सिख समाज के साथ रहा। इसके उदाहरण है कि बाबा जीवन सिंह जी जो गुरु तेग बहादुर जी का शीश लेकर आए, उससे लगे इतिहास गवाह है कि हमेशा जो खास करके हमारा दलित समाज है वो सिख धर्म का अंग संग रहा है, और हमेशा उन्होंने गुरुओं की वाणी को मानी है। और बाबा साहब भी सिख बनना चाहते थे। तो उस वक्त कौन से कारण रहे, क्या हुआ, कौन से हुक्राम थे, उन्होंने एकता नहीं होने दी बाबा साहब के साथ। आज हमारा ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक को कर रहे हैं, जिसकी भावनात्मक इंडस्ट्रियल अटैचमेंट जो है वो पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ सिख समाज की है, वैसे ही दलित समाज की है। क्योंकि जब इसका नींव पत्थर रखा गया, बैंक को स्टार्ट किया गया, तो श्री हरमंदिर साहब में जो पहली अरदास हुई थी, जहाँ से पेमेंट दी के बैंक को स्टार्ट किया गया, जिसमें महाकवि भाई वीर सिंह जी, सुंदर सिंह मजीठिया जी, त्रिलोचन सिंह, ऐसी जो महान शख्सियतें थी जो कि दलित समाज के लिए भी लड़ रही थी, सबके लिए लड़ रहे थे, और उन्होंने बराबर में उनको सबको जॉब भी दी, सबको फील्ड भी किया। जो 2 बैंकों के से स्टार्टिंग हुई, आज करीब करीब 2000 ब्रांचेज बनी हैं। तो वो आपको लग रहा है कि ये सिख समाज के साथ और दलित समाज के साथ दोनों के साथ बराबर धक्का होने की तैयारी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। और इसके लिए मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा, जो पंजाब एंड सिंध बैंक है वो पंजाबी बड़े मान से कहते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक हमारा बैंक है, और इसके साथ हम बिल्कुल कोई भी किसी तरह का कोई धक्का बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी साहब को फिर हम निवेदन करते हैं कि मोदी साहब, अगर आपने इसे प्राइवेटाइजेशन करने की बात कही तो हम हर तरह का संघर्ष जो है वो सिख समाज के साथ भी मिलकर करेंगे, पहले भी करते हुए और अब भी करेंगे। हम फिर
आपको एक काबिल प्रधानमंत्री समझते हैं। आप जो आरएसएस का जो नागपुर से जो इसका हेड ऑफिस है उसका मुंह त्याग कर आप देश के प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री बन के बात करो, हर समाज को बराबर लेकर चलो, नहीं तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे, जिसकी जिम्मेवारी आपकी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ श्री नरेश दिगान जी, जो दलित समाज की आवाज़ हैं और जिनकी बात दुनिया सुनती और समझती है। हम कोशिश करेंगे कि दिगान साहब आपकी आवाज़ पीएम हाउस तक और सीएम हाउस तक पहुँचाई जाए और ये जो मुलाजिम को मारू नीति है इसको ख़त्म किया जाए और जो बैंक काम कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उल्टा उनको सपोर्ट की जाए, ना कि उनको ख़त्म किया जाए। क्योंकि एक मैं बात आपको और क्लियर कर देता हूँ, दिगान साहब जो बैंक मर्ज किए गए असल में इसी चक्कर में किए गए, जो हमें इन्फॉर्मेशन है उसमें यही किए गए हैं कि कहीं 4 या 6 बैंक मर्ज किए करने पड़ेंगे। अगर बैंक को मिला दिया जाएगा तो वो 6 बैंक का जो एक बैंक बनेगा उसको प्राइवेट किया जाएगा, तो मतलब वो काम करना और आसान हो जाएगा। जबकि गवर्नमेंट ये नहीं सोच रही कि पहले ही बच्चे इतने पढ़ लिख के धक्के खा रहे हैं, अगर वो जॉब करेंगे, नौकरी होगी तो करेंगे। अगर डिपार्टमेंट ही आपने ख़त्म कर दिया तो काम खत्म हो जाएगा। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।